हेलो स्टूडेंट्स, साइंस विजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो स्पेशली नीट एग्ज़ाम के लिए है, जिस सीरीज़ में हम नीट एग्ज़ाम में आए हुए फिजिक्स के एक एक क्वेश्चन का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस यहाँ पर देख रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले तो नीट 2026 में आए हुए फिजिक्स का क्वेश्चन, कैपेसिटर पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम उस कैपेसिटर पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी का सॉल्यूशन इसी वीडियो के अंदर देखेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में जब कैपेसिटर पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम 100% श्योरिटी के साथ उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम 2026 के पेपर में और वहां से कैपेसिटर के जो क्वेश्चन होंगे उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक 2026 नीट का जो पेपर है वहां से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो है कैपेसिटर पर बेस्ड हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले हम इसी का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर यह है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में पूछा गया 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड। हमको 4 कैपेसिटर हैं जो कि 10 माइक्रोफेरेड के हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं C1, C2, C3 एंड C4। ये 4 कैपेसिटर हैं जो कि 10 माइक्रोफेरेड के हमें गिवन है। तो हमें गिवन है C1, C2, C3, C4 बराबर 10 माइक्रोफेरेड। C5 इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोफेरेड। यहाँ C5 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.5 माइक्रोफेरेड। आर कनेक्टेड है शोन फिगर अलोंग विद ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट, जो कि 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पर 50 वोल्ट की बैटरी है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली आर। तो हमसे इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ईच कैपेसिटर पर चार्ज यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन देखते हैं, फिर हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उन्हें भी एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। हमें पता है इस डायग्राम में हम देख रहे हैं इस पॉइंट के बीच में अगर इसको हम ए नाम दें और इस पॉइंट के बीच में अगर हम इसको बी नाम दें, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये वाला जो ब्रांच है और ये जो ब्रांच है ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम पहले इनको पैरेलल में सॉल्व, मतलब इन दोनों को हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम ये जो अपर ब्रांच है जिसमें 4 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन सीरीज के लिए हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सीरीज में जब कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो हमें पता है वो 1/c इज इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। और C1 से C4 सभी की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है। तो इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो इस तरह से जब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो ये आ जाता है 4/10। 1/c इज इक्वल टू 4/10 हमारे पास निकल के आता है, या हम कहें c इज इक्वल टू आ जाता है 10/4 और हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2.5 माइक्रो कुलाम। सारा आंसर माइक्रो में चल रहा है, 10 माइक्रोफेरेड, तो ये हमारे पास माइक्रो में आ जाएगा, माइक्रो कुलाम। तो इस तरह से जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपर ब्रांच का आ गया 2.5। तो इस तरह से ये जो अपर ब्रांच है इसमें हम कैपेसिटर एक मान सकते हैं जो कि 2.5 माइक्रोफेरेड का हो। और ए और बी के बीच में जो लोअर ब्रांच है वो ऑलरेडी यहाँ पर एक कैपेसिटर हमें C5 गिवन है जो कि 2.5 माइक्रोफेरेड का है, और इन दोनों पर कनेक्टेड है 50 वोल्ट की बैटरी। अब हम देखें तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में कनेक्टेड होने के कारण इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2, जो कि हमें पता है पैरेलल कनेक्शन के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू ये होती है C1 प्लस C2। तो इससे हम जब इसका सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 जिसकी वैल्यू 2.5 है, C2 जिसकी वैल्यू 2.5 है, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 5 माइक्रो कुलाम, सॉरी फेरेड कैपेसिटेंस है तो माइक्रो फेरेड, कैपेसिटी है माइक्रो फेरेड। तो इस तरह से हमारे पास C इक्विवेलेंट का आंसर आ गया 5 माइक्रो फेरेड, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, 2 एंड 4 के अंदर हमें 5 माइक्रो फेरेड दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा कैंसिल हो जाता है। आगे हम देखें ईच कैपेसिटर पर हम कैपेसिटेंस यहाँ पर देखते हैं कि कितनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटेंस C5 पर
ये फिफ्थ जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उस पर हम देखते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू। यहाँ हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो हमें पता है कि कैपेसिटर के लिए C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला है। किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो होती है C इज इक्वल टू Q बाई V। हमें निकालना है इस C5 के ऊपर कितना चार्ज है, यानी कि यहाँ पर जो डायग्राम में क्वेश्चन में दिया हुआ है C5, इस पर कितना चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो C5 पर जब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम चार्ज की वैल्यू निकालें, Q होगा C इंटू V ऊपर फॉर्मूले से। और फिफ्थ पर जब चार्ज निकाल रहे हैं तो हम अगर इसको हम Q5 कहें तो ये होगा C5 और V5। तो यहाँ C5 फिफ्थ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻⁶ इंटू V5 वोल्टेज। अब फिफ्थ वाले कैपेसिटर पर अगर हम वोल्टेज देखें तो जो बैटरी है वो इस फिफ्थ वाले के साथ और ये सीरीज में चारों के साथ जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो 50 वोल्ट इस पूरा मिल जाएगा इस कैपेसिटर को, और अपर ब्रांच को भी पूरा मिला के 50 वोल्ट। तो हम देखें तो C5 के ऊपर जो है पूरी वोल्टेज 50 वोल्ट यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 वोल्ट। हम इसको जब सॉल्व करें तो ये सॉल्व होकर के हमारे पास आ जाता है 125 माइक्रो, 10⁻⁻⁶ माइक्रो लिख दें, चार्ज के निकाल रहे थे कूलाम। तो इस तरह से फिफ्थ जो चार्ज है उसके जो फिफ्थ कैपेसिटर है उस पर चार्ज आता था Q5 बराबर 125 माइक्रो कूलाम। ये हमारे पास निकल करके आ जाता है। और भी हम अगर इस ऑप्शन से देखें तो फिफ्थ के ऊपर चार्ज इसमें 125 है तो ऑप्शन 1 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 125 है ऑन ऑल, इधर 250 है कैंसिल हो जाएगा। 125 C1 से C4 पर और 25 C5 पर, तो ऑप्शन 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 250 भी कैंसिल। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा जो कह रहा है कि 125 माइक्रो कूलाम है ऑन ऑल कैपेसिटर्स। हमने तो केवल एक पे निकाला है 125 C5 पर, तो ये 125 आ रहा है, उससे भी हमारा ऑप्शन 1 क्लियर हो रहा है। लेकिन हम और कैपेसिटर्स पर भी यहाँ पर चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि C3 पर या C4 पर, C2 पर, C1 में चार्ज बताओ, तो हमें वहाँ भी कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं ईच कैपेसिटर पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले कैपेसिटर पर चार्ज निकालते हैं कि Q1 कितना होगा। फॉर्मूला सेम लगेगा, वो जगह C1 V1। तो कैपेसिटेंस C1 की जो कि क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन है कि C1 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलाम है, तो यहाँ से जब हम रखेंगे तो C1 आ जाएगा 10 माइक्रो कूलाम, माइक्रो 10⁻⁻⁶। और V1 वोल्टेज जब रखेंगे हमें पता है कि ये जो 50 वोल्ट है ये अपर जो पूरी ब्रांच पर 50 वोल्ट अप्लाई होगा, क्योंकि वो पूरी ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में कनेक्टेड है C5 वाली। तो पूरा 50 वोल्ट अपर ब्रांच पर अप्लाई होगा जो कि चारों कैपेसिटर में इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि चारों सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये 50 वोल्ट को चारों में डिवाइड होगा। तो 50 वोल्ट को अगर हम 4 में डिवाइड करें तो 50/4 अगर हम अलग से करें तो हमारे पास आ जाता है 2.5 यानी 12.5। तो ईच कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होगी वो 12.5 होगी। तो यहाँ कैपेसिटर 1 पर भी 12.5 होगी, तो V1 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। V1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12.5। तो V1 की वैल्यू होगी 12.5। इस पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 माइक्रो कूलाम। तो इस तरह से 125 माइक्रो कूलाम यहाँ पर भी आ जाएगा। तो चार्ज Q1 यानी कि कैपेसिटर जो 1 है उस कैपेसिटर 1 पर भी जो चार्ज की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 125 माइक्रो कूलाम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हम Q2 के लिए भी निकालें, C2 यानी कि सेकंड कैपेसिटर पर भी चार्ज की वैल्यू को अगर निकालेंगे तो यहाँ से जब हम Q2 निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा C2 इंटू V2। अब C2 सेकंड कैपेसिटर है वो 10 माइक्रोफेरेड का है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटू V2 वोल्टेज उस पर भी 12.5 है, तो यहाँ सॉल्व होगी 125। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो सभी कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो 125 माइक्रो कूलाम ही होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो 1 है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हम ईच कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सीरीज में जब कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो उन पर वोल्टेज डिवाइड होता है, तो ईच कैपेसिटर पर हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस यहाँ पर गिवन है, तो हमारे जो फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V है, इनमें से तीनों बातें C हो चाहे Q हो चाहे V हो, हमसे जो भी पूछी जाएगी हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें वोल्टेज के बारे में पता होना चाहिए कैसे डिवाइड होता है, और चार्ज इसी के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। और फिर हम इसमें जो भी सॉल्यूशन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं इसी पर बेस्ड आगे और कौन से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं जो कि कैपेसिटर पर बेस्ड होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 नंबर क्वेश्चन जिसको हम यहाँ पर देखते हैं जो कि कैपेसिटर पर बेस्ड है। ये कह रहा है कंसीडर 2 अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिकोफैरेड। हमारे पास 2 अनचार्ज कैपेसिटर हैं जो दोनों ही 200 पिकोफैरेड के हैं। तो 200 पिकोफैरेड 200 पिकोफैरेड यानी 10⁻⁻12 फैरेड ईच जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी हमें इतनी गिवन है। वन ऑफ देम इज चार्ज बाय 100 वोल्ट सप्लाई। अब इन दोनों में से एक कैपेसिटर जो है उसे हमने चार्ज कर दिया 100 वोल्ट की सप्लाई से। तो हमने इसको जब किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो जितने वोल्ट की बैटरी से इसे चार्ज किया है पूरा वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये भी जो है 100 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। एंड डिस्कनेक्टेड, और फिर इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है। नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनचार्ज कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर को किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ जो कि अनचार्ज है कनेक्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट केस था, इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से चार्ज किया, फिर हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है और दूसरा कैपेसिटर इससे कनेक्ट कर दिया। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है इस प्रोसेस में वो हमें पता करनी है। तो यहाँ पर 2 केस है। हम जानते हैं कैपेसिटर की जब एनर्जी की बात है तो एनर्जी को हम U जो इसकी एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है ½CV²। इस फॉर्मूले की मदद से हम जो है इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस के लिए जब इनिशियल केस में जब पहले कैपेसिटर को चार्ज किया गया तो उसकी इनिशियल जो एनर्जी है वो कितनी होगी, यानी उसके पास कितनी एनर्जी थी वो हमें निकालना, तो होगा ½ CV²। तो पहले एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस थी C मतलब उसकी कैपेसिटेंस, और वो था 200 पिकोफैरेड। तो 200 × 10⁻⁻12 और V² उसे हमने चार्ज किया 100 वोल्ट की बैटरी से। तो V जो वोल्टेज उस पर डेवलप हुई वो V 100 हुई, तो 100 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो 2 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स, और इस पूरे को हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻6, और U एनर्जी निकाल रहे तो जूल के अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया फर्स्ट केस जब इसे बैटरी द्वारा चार्ज किया गया तो इसके पास जो इनिशियल एनर्जी है वो इतनी थी। अब हम चलते हैं सेकंड केस, जब हमने इसको दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हम अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो चार्ज है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे दूसरे कैपेसिटर में, और वो भी धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा यहाँ। और ये चार्जिंग जब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों कैपेसिटर पर वोल्टेज बराबर नहीं हो जाता। जब दोनों पर वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर होना रुक जाएगा। तो यहाँ पर 100 वोल्ट है, दोनों पर बराबर वोल्टेज जब आ जाएगा, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, एक जैसा वोल्टेज होगा, तो यहाँ पर 50-50 वोल्ट दोनों पर जब हो जाएगा, 100 वोल्ट पहले इस पे था, अब वो 50-50 हो जाएगा दोनों पर, तो जो है चार्ज का ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है, दोनों पर वोल्टेज बराबर है, तो दोनों पर चार्ज की वैल्यू भी सेम ही होगी। तो दोनों पर जब 50-50 वोल्ट हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर यहाँ रुक जाएगा। तो उस केस में जो फाइनली इसकी जो एनर्जी है वो कैपेसिटर इसके कॉम्बिनेशन की, तो वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे ½ C का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हमारे पास एक की बजाय 2 कैपेसिटर है तो दोनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1 + C2। और V² वोल्टेज की बात करें, अब इन पर जो वोल्टेज है वो पैरेलल में दोनों पर एक जैसा वोल्टेज है और वो है 50, तो यहाँ जाएगा 50 का स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करें, C1 और C2 दोनों 200 पिकोफैरेड है, 200 ये है, 200 ये है, तो हमारे पास 200 400, तो 400/2 × 50 का स्क्वायर हो जाएगा
0.2500। ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 200, और ये 200 पिको फेरेड है, पिको मतलब 10⁻⁻12 है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। ऐड हुआ है तो सेम ही पावर रहेगी, तो ये 200 आ गया। तो 200 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 0. इसको पूरा सॉल्व करने पर 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो इस तरह से जो फाइनली जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो एनर्जी है, फाइनल एनर्जी, वो हमारे पास आ गई 0.5 10⁻⁻6, और इनिशियल जो एनर्जी है वो ये हमारे पास है। इक्वेशन 1 में इनिशियल एनर्जी फर्स्ट केस की, और इक्वेशन 2 में हमारे पास फाइनल एनर्जी है सेकंड केस की। तो हमको क्वेश्चन में डिमांड पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस कितनी हुई है इस प्रोसेस में, वो तो हम इसका लॉस निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डेल्टा यू, चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, तो इनिशियल कितना था माइनस फाइनली कितना बचा है, तो इसको माइनस कर देंगे तो लॉस हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन 1 में से 2 को हमें माइनस करना है, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻6, तो ये जब सॉल्व होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 जूल। तो इस तरह से ये जो एनर्जी लॉस है वो हमारे पास निकल करके आ गया, और वो एनर्जी लॉस जो है वो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन 1 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर एनर्जी लॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है U = वो होता है हाफ CV²। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि एनर्जी के और भी फॉर्मूले होते हैं। U = एक फॉर्मूला हमने देखा हाफ CV²। हमें पता है C बराबर होता है Q/V। वहाँ से अगर हम इस C की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो Q/V तो हो जाएगा Q/2V, या यहाँ से इसी फॉर्मूले में हाफ CV² में हम V की वैल्यू को पुट कर दें जो कि इससे होगी Q/C, तो यहाँ हम रखेंगे तो ये हो जाएगा Q²/2C। C की जगह Q/V रखेंगे तो ये होगा हाफ QV, सॉरी इसमें हमारे पास ये V ऊपर आएगा, हाफ QV, और यहाँ जब हमने V की जगह रखा तो Q²/2C। तो इस तरह से जो एनर्जी के फॉर्मूले हैं वो भी ध्यान रखें। C बराबर U = हाफ CV², हाफ QV या Q²/2C। ज़रूरत पड़ने पर जो चीज़ें हमें गिवन होगी उसका यूज़ करके हम इन 3 फॉर्मूले से कैपेसिटर की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ इस फर्स्ट फॉर्मूले से जो है इसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये तीनों फॉर्मूले हमें ध्यान होने चाहिए ताकि हम किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने का, उसे हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में एक ही कैपेसिटर के चार्ज निकालने का, और कैपेसिटर इस क्वेश्चन में हमने देखा कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैपेसिटर पर बेस्ड एक डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन जो हमसे क्या डिमांड कर रहा है और हम कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सभी के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि जिसकी दोनों प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी का गिवन है, स्मॉल डी का सेपरेशन गिवन है। टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 विद थिकनेस 3/8 D एंड D/2। तो दो जो यहाँ पर है K1 एंड K2 की थिकनेस की यहाँ पर इंसर्ट कर रखे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब्स, हम मान लेते हैं ये पहली स्लैब्स है, ये पहली स्लैब है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जिसकी जो थिकनेस है वो हमें दे रखी है 3/8 D। थिकनेस को अगर हम T1 कह दें फर्स्ट वाली की,
तो इसकी जो थिकनेस है वो है 3/8d। ये इसकी थिकनेस हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K1 है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी स्लैब जो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, यहाँ पर दूसरी स्लैब भी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K2 है, यहाँ पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और इसकी जो थिकनेस है अगर हम इसे T2 कहें वो गिवन है क्वेश्चन में d/2। तो इस तरह से d/2 गिवन है। रेस्पेक्टिवली आर इंसर्टेड इन द कैपेसिटर, तो ये दोनों जो स्लैब है इंसर्ट कर रखी है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम 2 टाइम्स लार्जर, और ऐसा करने पर जो इसका इक्वलेंट जो इसका कैपेसिटेंस है, पहले जो कैपेसिटर था जब दोनों की प्लेटों के बीच में वैक्यूम था उस समय जो भी कैपेसिटेंस इसका रहा होगा, तो उसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने पर उसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 टाइम्स लार्जर हो गया है। यानी कि फाइनली जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस है या कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद वो 2 टाइम्स हो गया है जब इनके बीच में वैक्यूम था उसका। यानी वैक्यूम के टाइम पे अगर C0 है तो उसका 2 टाइम्स जो है कैपेसिटेंस हो गया है। देन when there is nothing between the plates if K1 is equal to 1.25 K2। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि K1 जो है वो है 1.25 K2। ये K1 और K2 के बीच में रिलेशन हमें गिवन है। द वैल्यू ऑफ K1 इज, तो K1 की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो थर्ड जो थिकनेस है हम उसको मान लेते हैं कि वो T3 है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्योंकि वहाँ वैक्यूम है तो वैसे हम कह लेते हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है और वैक्यूम के लिए हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, तो उस K3 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। थर्ड की थिकनेस हम पता कर लेते हैं। हमें पता है टोटल थिकनेस यहाँ पर D है, जिसमें से फर्स्ट जो स्लैब है उसकी है 3/8d, सेकंड जो स्लैब है उसकी है d/2। तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से d को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो ये एलसीएम लेकर सॉल्व हो जाएगा 8 - 3 - 4/8। 8 को हम एलसीएम लें सॉल्व करें, इस तरह से ये हमारे पास जो है सॉल्व करके आ जाता है 1/8d या d/8। तो इस तरह से T3 की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाती है, वो होगी d/8। हम इसका सिंपल सॉल्यूशन करें। हमें पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले से हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस, जब कैपेसिटर में प्लेट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाता है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होती है ε0 A अपॉन, जनरल फॉर्मूला होता है ε0 A अपॉन D। तो यहाँ पर ε0 A अपॉन D की जगह यहाँ पर क्योंकि 3 तरह की 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक जगह वैक्यूम है तो D की जगह जो भी थिकनेस है वो रखेंगे। पहले थिकनेस T1 अपॉन इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 और हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ε0 A अपॉन T1 जो थिकनेस है वो है 3/8d, K1 की जगह हम K1 लिखते हैं प्लस T2 जिसकी थिकनेस है d/2 तो यहाँ जाएगा d/2 और K2 की वैल्यू हम यहाँ जो हमें K1 और K2 का रिलेशन दे रखा है यहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं। तो K2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K1 अपॉन 1.25। तो K2 की वैल्यू आ जाएगी K1 अपॉन 1.25, तो ये ऊपर चला जाएगा प्लस T3 थर्ड जो थिकनेस है जो वैक्यूम वाले की है वो है d/8, हमने निकाली है इसे, और K3 जो कि 1 है वैक्यूम के केस में तो ये d/8 रह जाएगा। C जो कैपेसिटेंस है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब इंसर्ट कर दिया है तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो ट्वाइस हो जाता है जब उसके बीच में वैक्यूम था उसका, तो हम उस केस के लिए यहाँ रख दें C की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2C0, वैक्यूम के केस का ट्वाइस हो जाता है। तो इस समय हमें जो K1 की वैल्यू क्या होगी वो पूछी गई है। हम सिंपली इसको सॉल्व करें क्योंकि C0 वैक्यूम के केस में है तो वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस होता है ε0 A अपॉन D इज इक्वल टू, यहाँ इसका हम जब सॉल्यूशन करें तो यहाँ आएगा ε0 A अपॉन, इस पूरे में से अगर हम D को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3/8K1 प्लस 1.25/2K1 प्लस 1/8।
तो हम देखें यहाँ पर, तो डी से डी हमारा कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास ये जो है प्रॉब्लम, ये जो इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास निकल करके आ रहा है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज़ इस तरफ 2 वाली साइड ले जाएंगे तो आएगा 3/8k1 प्लस 1.25 अपॉन 2k1 प्लस 1/8 इजिकल टू, ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2। इसका हम सॉल्यूशन देखें तो ये 1/8 जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/8। तो ये सॉल्व होकर के हमारे पास आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा 4 - 1 तो 3/8। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इससे से हम 1/k1 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/8 प्लस 1.25/2। तो ये हमारे पास आ रहा है 1/k1 इजिकल टू 8 एलसीएम लें तो आ जाएगा 3 प्लस 2 से ये 4 से जब 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, k1 के साथ मल्टीप्लाई में है और इधर है 3/8। यहाँ 5 प्लस 3 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। k1 उस तरफ ले जाएं तो k1 ऊपर चला जाएगा, 8/3 इधर आएगा तो 8/3 हो जाएगा। तो k1 की जो वैल्यू है वो जाएगी 2.66। तो इस तरह से जो k1 है, फर्स्ट जो मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आ जाएगा 2.66। हम डायरेक्टली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में 2.66 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपेसिटेंस इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा 2.66। अगर हमसे k2 की वैल्यू पूछी जाती है तो हम सिंपली ये k1 और k2 में जो रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, इस रिलेशन में रखकर k1 की वैल्यू और डायरेक्टली k2 की वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं। और एयर के लिए k3 हमें नॉन है। तो इस तरह से डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज़ करके ये वाला जो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट कर दी जाती है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है उसका है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी डायरेक्टली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये फटाफट से क्वेश्चन होने लग जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये थर्ड जो पैटर्न था उसको देखा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे जो कि एनर्जी पर बेस्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमें गिवन है 12 पिकोफैरेड, 12 × 10⁻⁻12 फैरेड, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी की जो वोल्टेज है वो हमें गिवन है 50 वोल्ट। इस तरह से ये जो कैपेसिटर है इस बैटरी से कनेक्टेड है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन नैनोजूल हमें फाइंड करनी है। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसे हम कैलकुलेट यहाँ करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एनर्जी स्टोर्ड जो होती है कैपेसिटर में उसका फॉर्मूला होता है ½ CV², और दो फॉर्मूले और होते हैं ½ या Q²/2C। जिस भी फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ C और V हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हम देखें कि ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसे हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ½ C यानी इसकी कैपेसिटेंस है 12 पिकोफैरेड, 12 × 10⁻⁻12 × V²। V वोल्टेज यहाँ पर बैटरी का 50 है तो 50 का स्क्वायर कर देंगे तो सिंपली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। 2 से ये जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 × 10⁻⁻12 और 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2500। हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। तो 15,000 × 10⁻⁻12। इस 30 से 30 को
मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻12 से, तो ये हमारे पास आएगा 15 इंटू 10⁻⁹ और एनर्जी निकाल रहे हैं तो जूल में आएगी। तो हमारे पास इस तरह से एनर्जी की वैल्यू आ गई 15 इंटू 10⁻⁹ जूल। लेकिन हमें नैनो जूल में पूछा है, तो 10⁻⁹ को हम नैनो बोलते हैं, तो नैनो जूल। तो इस तरह से हमारे पास ये जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हमारे पास निकल करके आ जाती है, जो कि हमारा करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 15 नैनो जूल। और अगर हमें क्वेश्चन के अंदर Q और V अगर गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस निकालेंगे। और क्वेश्चन में हमें एक चार्ज और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हमें जो क्वेश्चन में डिमांड हो, जो क्वेश्चन में गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को चूज़ करना है, और एकमात्र इस फॉर्मूले पर से हम जो है कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई दो केस दिए जाते हैं अलग अलग, तो उन दोनों में एनर्जी को निकाल के एनर्जी लॉस कितना हुआ है या गेन कितना हुआ है वो चीज़ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कैपेसिटर पर बेस्ड ही है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ये हमारे पास कोई स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट इसकी रेडियस को हम कह देते हैं 10 सेंटीमीटर। इस चार्ज विद 10 माइक्रोकुलाम, जिसे चार्ज जो किया गया है वो 10 माइक्रोकुलाम से, इसका जो चार्ज है वो है 10 माइक्रोकुलाम। अनदर अनचार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कोई दूसरा स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। रेडियस जो सेकंड की है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। इज अलाउड टू टच इट फॉर सम टाइम। अब दोनों स्फीयर, जो कि पहला वाला चार्ज था, दूसरा वाला अनचार्ज है, दोनों को थोड़े समय के लिए जो है एक दूसरे से टच किया गया है। जब दोनों स्फीयर को हम एक दूसरे से टच करेंगे तो हमें पता है कि दोनों में चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, और चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो बराबर नहीं हो जाता। इसका मतलब जब पहले वाले का पोटेंशियल और दूसरे वाले का पोटेंशियल V1 और V2 आपस में बराबर हो जाएंगे, उस समय जो है चार्ज का ट्रांसफ़र होना रुक जाएगा। तो ये कंडीशन है। जब दोनों को गोलों को टच किया जाएगा उस समय के लिए, दोनों स्फीयर को टच करेंगे उस समय के लिए। आफ्टर दैट इफ द स्फीयर आर सेपरेटेड, अब टच करने के बाद जब दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, देन सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी इन द रेशो ऑफ। तो दोनों जो गोले हैं, दोनों जो स्फीयर हैं, दोनों की जो सरफेस डेंसिटी होगी, अगर पहले वाले की सरफेस डेंसिटी को सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करें, दूसरे की सरफेस डेंसिटी को हम सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट करें, तो दोनों का रेशो क्या होगा ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्यूशन करते हैं। जब दोनों स्फीयर को आपस में टच किया जाता है तो दोनों का फाइनली जो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, उस समय दोनों पर चार्ज का ट्रांसफर होना रुक जाएगा। तो V1 बराबर V2 जो है इस क्वेश्चन की कंडीशन हो गई। पोटेंशियल जो स्फीयर का होता है वो होता है KQ अपॉन R। तो पहले स्फीयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्फीयर की, तो वो हो जाएगा KQ1, V1 की वैल्यू रखना है KQ1 अपॉन R1। ये आ गया पोटेंशियल फर्स्ट स्फीयर का। इसी तरह से जब दूसरे स्फीयर का पोटेंशियल पता करें तो वो हो जाएगा K, उस पर चार्ज Q2 और अपॉन उसकी रेडियस R2। इस तरह से हमारे पास ये निकल करके आ जाएगा। यहाँ से K कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से निकालना चाहें Q1 अपॉन Q2 तो उसकी वैल्यू आ जाएगी R1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा R1 अपॉन R2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल करके आ गई। तो दोनों का जो दोनों स्फीयर का जो चार्ज का रेशियो होगा Q1 अपॉन Q2, वो दोनों के रेडियस R1 और R2 के रेशियो के बराबर होगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर दोनों स्फीयर के चार्ज का रेशियो पूछा जाता तो हम दोनों के चार्ज के रेशियो को Q1 अपॉन Q2 को R1 अपॉन R2 से फाइंड कर लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दोनों के चार्ज का रेशियो नहीं, बल्कि दोनों के चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछा गया है। इसका मतलब हमसे सिग्मा का रेशियो पूछा है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है Q बाई A, Q जो भी चार्ज हो वो, और A एरिया। तो स्फीयर है तो उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर।
तो वहाँ से आ जाएगा, या रेडियस को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करा तो 4 कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से जब इनकी डेंसिटी का रेशो हम देखें अगर फर्स्ट स्फीयर की और सेकंड स्फीयर की, तो सिग्मा 1 इस फॉर्मूले से हम यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो सिग्मा 1 हमारे पास आएगा Q1 फर्स्ट वाले पर चार्ज अपॉन फर्स्ट स्फीयर के लिए लिख रहे हैं 4 पाई R1 का स्क्वायर, और इनटू जब सिग्मा 2 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो वो होगी Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। सेकेंड स्फीयर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आ जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ देखिए हम क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, और हमारे पास जो है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू आ रहा है Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। तो ये जब हमारे पास सॉल्व होगा तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू को हम रख दें, यहाँ से हमने निकाली है अलग से, वो है R1 अपॉन R2, तो R1 अपॉन R2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक R2 से एक R2 और एक R1 से एक R1 जब कैंसिल हो रहा है तो आंसर आ रहा है R2 अपॉन R1। तो जो दोनों की डेंसिटी का रेशो होगा वो R2 अपॉन R1 से गिवन होगा। अब R2 और R1 दोनों ही हमें गिवन है क्वेश्चन में, वहाँ से रख दें हम 20 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सॉल्व होगा 2:1। तो फर्स्ट एंड सेकंड की जो डेंसिटी का रेशो है वो हमारे पास 2:1 निकल करके आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 2:1 दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर ध्यान रहे इस क्वेश्चन में हमसे अगर चार्ज का रेशो पूछा जाता है दोनों स्फीयर का तो हम इससे निकालेंगे, और हमसे डेंसिटी का रेशो पूछा जाता है तो हम इस तरह से सिग्मा का रेशो फाइंड करेंगे। जो चीज़ हमसे पूछी गई है हम ठीक वैसे ही हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है इन द गिवन फिगर द कैपेसिटर C1, C3, C4, C5 हैव ए कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड। इस डायग्राम में C1 से C5 तक C2 को छोड़कर बाकी सभी की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है, और इफ द कैपेसिटर C2 हैज कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, यहाँ ये जो C2 कनेक्टेड है सेंटर में इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, बाकी सभी की जो वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड है। देन इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हमें ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है इसे ध्यान में भी रखें, ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला होता है। हम चाहें तो इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। ए पॉइंट ले लेते हैं हम और बी पॉइंट ले लेते हैं। अब हम यहाँ इस डायग्राम में देखते जाएँ और उसके बीच में ये स्मॉल बी और स्मॉल सी भी है, तो हम यहाँ पर स्मॉल बी बना लेते हैं और यहाँ पर स्मॉल सी बना लेते हैं। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, इस गिवन डायग्राम में है इस, क्योंकि ये वाला ए और ये वाला ए दोनों एक ही बात है, कोई सा स्मॉल ए भी ले सकते हैं, कैपिटल ए भी ले सकते हैं, दोनों पॉइंट एक ही हैं, तो स्मॉल ए भी ले सकते हैं, स्मॉल बी भी ले सकते हैं, कैपिटल भी हम ले सकते हैं। तो हम देखें कि इस स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में कनेक्टेड है C1, तो यहाँ पर भी हम स्मॉल ए और बी के बीच में कनेक्टेड कर देंगे C1 को, तो C1। ऐसे हम देखें C2 के बारे में देखें तो C2 B और C के बीच में कनेक्टेड है, तो B और C के बीच में कनेक्टेड कर देंगे हम C2 को। आगे हम देखें तो इस C और D के बीच में C3 कनेक्टेड है, तो C और D के बीच में हम C और D के बीच में यहाँ पर D A एंड D, तो C और D के बीच में हम कनेक्ट कर देंगे C3 को, तो इस तरह से C3 को कनेक्ट कर देंगे। आगे हम देखें A और C के बीच में जो है C4 कनेक्टेड है, तो A और C के बीच में C4 को कनेक्ट करेंगे। और
लास्ट हम यहाँ पर देखें C5, तो वो B और D के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी हम B और D के बीच में जो है C5 को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से जब हम इसके कनेक्शन को देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखाई देता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमें पता है कंडीशन, अगर P/Q = R/S हो, इनका रेशो जब बराबर होता है तो वो इसकी बैलेंस कंडीशन कहलाती है। उस केस में इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ हम इनका रेशो देखें तो C1, C5, C4, C3 ये चारों जो कैपेसिटेंस है इनकी कैपेसिटी जो है 4 माइक्रोफेरेड है। तो जब इनका रेशो निकालेंगे तो ये यहाँ पर रेशो जो हमारे पास है वो इनका इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन, बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उस केस में हमें पता है कि C2 में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर से C2 को क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो हम यहाँ से C2 को जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं, C2 को यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ से C2 को, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर हम यहाँ से C2 को एब्सेंट माने तो उस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C1 और C5 जो है सीरीज में कनेक्टेड है। तो C1 और C5 जो सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनके लिए अपर जो ब्रांच है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/C = 1/C1 जो कि 4 है, 1/C5 जो कि 4 है। तो ये आ जाएगा सॉल्व होकर 2/4, या हम कहें C जो इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा इसका 4/2 या 2 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से जो है स्मॉल a से कनेक्टेड जो अपर ब्रांच है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर हो गया 2 माइक्रोफेरेड। ऐसे जो इसके जब सिमिलरली जब हम बात करें लोअर ब्रांच की तो उसमें भी C4 और C3 जो दोनों की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड है और सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसके लिए भी C इक्विवेलेंट जो है 2 माइक्रोफेरेड ही होगा। तो वो हमारे पास ये लोअर ब्रांच का भी कैपेसिटेंस जो है 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड। तो हम देख रहे हैं A और D के बीच में दोनों कैपेसिटर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो सिंपल ऐड हो जाएगा C1 + C2 से। तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी 4 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखें ये भी कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड था और सिंपली हमने A और D के बीच में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम कैपेसिटर पर बेस्ड ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 7, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफेरेड। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, C1 C2 कहें C3 अगर हम इनको नाम दें, तो सबकी जो कैपेसिटी है वो 4 माइक्रोफेरेड है। तो आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफेरेड। तो इनका जो इनसे हम कैसे कनेक्ट करें कि जो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफेरेड हमारे हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं। या तो हम इस तरह के क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसको देखें कि हम कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे 6 माइक्रोफेरेड हो जाए, या हम इसको ऑप्शन वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे हम ऑप्शन वाइज इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है कि कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन सीरीज, सभी को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। तो हम देख लेते हैं, अगर हम तीनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें पता है 1 अपॉन करके ऐड होगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1/C1
यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, जिसका जो इक्वलेंट होगा वो यहाँ पर हमारे पास 3/4 हो जाता है, या हम कहें सी इक्वलेंट जो होगा वो 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आता है 1.33, जो कि इक्वलेंट कैपेसिटेंस क्वेश्चन में था 6 माइक्रोफेरेड, तो वो नहीं है। तो इस तरह से हमारा हम जो है इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। और वैसे भी हम देख सकते हैं जब कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ये 1 होकर ऐड होंगे, तो इसका जो आंसर होगा, अगर ईच की कैपेसिटी 4 है तो इसका आंसर कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं आ सकता, 4 से कम ही होगा। तो हमें यहाँ 6 माइक्रोफेरेड दिया है, तो हम कभी भी सीरीज में इसे कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, सभी को पैरेलल कनेक्ट कर देते हो। पैरेलल अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो हमें पता है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड होगी 4 + 4 + 4, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 12 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से हम अगर इसको पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं तो भी 6 माइक्रोफेरेड इसका इक्विवेलेंट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, दो को अगर सीरीज में करें, दो को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर होके आएगा इक्विवेलेंट 1/4 + 1/4, तो ये हमारे पास होगा 2/4, या सी इक्विवेलेंट की बात करें तो वो हो जाएगा 4/2 या 2। और थर्ड वाला है उसे हम इसके साथ ही पैरेलल में कनेक्ट करें, तो इसके साथ ही ये हमारे दोनों सीरीज में कर दिया और इसके साथ हमने थर्ड वाले को एक पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो इन दोनों का जो आंसर है वो मिला करके आ गया है 2 माइक्रोफेरेड, और थर्ड वाला जो कि 4 माइक्रोफेरेड का है, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो अब ये दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा फाइनली, वो दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो फाइनली इक्विवेलेंट जो होगा वो C1 + C2 डायरेक्ट ऐड होगा, तो 2 + 4 होने से ये हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पर हम यहाँ पर एक ऑप्शन 4 को भी यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर हम दो को पैरेलल में कनेक्ट करें तो 4 और 4 के दो कैपेसिटर को अगर हम आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 4 और 4 ये डायरेक्ट ऐड होकर के हमारे पास हो जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। और थर्ड को हम इसके सीरीज में कनेक्ट कर दें, 1 को सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो सीरीज में कनेक्ट होने के कारण उसका आएगा 1/8 + 1/4। तो इस तरह से ये सोल्व होकर आएगा हमारे पास 1 + 2 3/8 या 8/3, तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 8/3। तो ये हमारे पास जो है इक्विवेलेंट इसका होगा। तो इस तरह से हमने चारों कॉम्बिनेशन में, तो ये ऑप्शन 4 भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। तो इस तरह से चारों जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करके देखा और इसका आंसर हमने फाइंड किया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमें कह रहा है ए 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन ए डेफिब्रिलेटर इज चार्ज टू 3000 वोल्ट। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमें गिवन है 40 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6 फेरेड, और जो कि चार्ज है वोल्टेज 3000 वोल्ट से। The energy stored in the capacitor is sent through the patient during a pulse of duration 2 मिलीसेकेंड। तो ये जो इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर, क्योंकि कैपेसिटी उसकी इतनी है, उसको इतने वोल्ट से चार्ज किया है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, उसकी जो एनर्जी होगी वो हम हाफ CV² से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें हाफ CV² से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है वो है हाफ C की जगह 40 × 10⁻⁻6 V² यानी 3000 इसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 × 10⁻⁻6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻6। तो ये जो सोल्व होगा तो 180 × 10 ये हमारे कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो 180। तो 180 जो है हमारे पास एनर्जी निकल करके आ जाएगी जूल में, 180 जूल। तो इस तरह से जो है हमारे पास 180 जूल जो है एनर्जी निकल करके आ जाएगी।
आगे हम देखें तो ये जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, ये एनर्जी सप्लाई की गई है सेंड थ्रू द पेशेंट ड्यूरिंग ए पल्स ऑफ ड्यूरेशन 2 मिलीसेकंड। एक पेशेंट को सप्लाई की गई है, कितने समय में सप्लाई की है ये एनर्जी? ये एनर्जी जो है 2 मिलीसेकंड या 2 × 10⁻³ सेकंड के अंदर सप्लाई की गई है एक पेशेंट को। द पावर डिलीवर टू द पेशेंट, तो उस पेशेंट को कितनी पावर डिलीवर की गई है वो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। कैपेसिटर की सबसे खास बात यही होती है कि कैपेसिटर बहुत कम समय में, उसके अंदर चाहे जितनी भी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम, वो जो भी एनर्जी कैपेसिटर की होगी वो बहुत कम समय के अंदर इंस्टेंट डिलीवर्ड कर देता है। जबकि एक बैटरी जो होती है वो अपने चार्ज को धीरे धीरे कंटिन्यूसली ट्रांसफर, एक बैटरी से हम 24 घंटे 2 दिन 5 दिन तक जो चार्ज को कंटिन्यूसली ले सकते हैं। जबकि कैपेसिटर जो होता है वो अपनी जो जितनी भी जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको बहुत कम समय के अंदर डिलीवर कर देता है। तो इसकी जो पावर होती है वो हाई होती है। जैसे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, हमें इसकी पावर इसने कितनी डिलीवर करी पेशेंट को वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं पावर जो होता है वो होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम से हम पावर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखें वर्क या एनर्जी, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है या वर्क जो किया है वो एनर्जी के बराबर होता है हमेशा। तो उसका जो वर्क है वो एनर्जी के बराबर होगा, तो उसकी जो एनर्जी है उसी से वो वर्क करेगा। तो यहाँ पर वो हमने निकाला है 180 जूल, ये इसका वर्क है या इसकी एनर्जी है। और ये जो है डिलीवर्ड हुई है कितने समय में? 2 × 10⁻³ सेकंड के अंदर डिलीवर्ड हुई है। तो यहाँ पर पावर जो है वो आ जाएगी, यहाँ जूल है और यहाँ पर सेकंड है, तो जूल अपॉन सेकंड या वाट में पावर आ जाएगी। तो इसे हम जब सॉल्व करें तो 2 से ये जाएगा 90 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 90 × 10⁻³ वॉट, या हम यहाँ कहें 90,000 वॉट। तो हम देख रहे हैं इस तरह से पेशेंट को जो पावर सप्लाई होगी वो जो पावर है उसकी वैल्यू 90,000 वॉट होगी। इतनी ज़्यादा पावर जो है पेशेंट को सप्लाई होगी, या पर सेकंड जो है इतनी जूल एनर्जी उसको सप्लाई होगी। तो यही कैपेसिटर का काम है, और इसीलिए जो है कैपेसिटर यूज़ किया जाता है जब इंस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी फ़ैन को भी जब इंस्टेंट स्टार्ट करना होता है, घुमाना होता है, रोटेट करना होता है, तो ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से जहाँ ज़्यादा पावर की सप्लाई की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी कम समय के अंदर डिलीवर करनी होती है, तो वहाँ जो है कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जो है पावर को भी कैलकुलेट हमने की। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये क्वेश्चन है, ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1 = C। नेटवर्क तो हमें C1 बराबर C, इसकी वैल्यू हमें दी गई है C। C2 = 2C, तो यहाँ वैल्यू है 2C। C3 = 3C एंड C4 = 4C। ये हमें वैल्यू गिवन है जो एक बैटरी से कनेक्टेड। द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन C2 एंड C4, तो C2 और C4 पर कितना चार्ज है उसका रेशियो हमें निकालना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही हमने क्वेश्चन में देखा था। एक चार्ज पर एक ही कैपेसिटर पर हम चार्ज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम C4 पर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज है V, वो C4 और ये दोनों जो कि आपस में इन दोनों पॉइंट पर ये पैरेलल है, इन दोनों पॉइंट पर ये पैरेलल है। तो जो C4 पर जो वोल्टेज है वो पूरी V के बराबर होगी। तो चार्ज निकालें Q4 यानी कि फोर्थ कैपेसिटर पर। तो चार्ज की वैल्यू चूंकि हमें पता है कैपेसिटर के लिए C बराबर होता है Q/V, तो वहाँ से चार्ज Q की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो होगा CV। तो Q4 जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा C4 × V4। फोर्थ कैपेसिटर का कैपेसिटर है 4C, तो 4C × V, जो कि इसमें V ही इसको सप्लाई है। तो इस तरह से चार्ज जो फोर्थ पर है वो हमारे पास निकल करके आ गया। अब जब हम बात करें
ये C2 पर कितना चार्ज होगा, तो C2 पर जब हम चार्ज निकालेंगे Q2, तो दैट विल बी C2 इंटू V2। C2 की जो वैल्यू है वो तो हमें पता है 2C है, लेकिन हमें यहाँ पर C2 पर वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है वो भी हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो अपर ब्रांच है ये सीरीज में कनेक्टेड है और पूरी के ऊपर टोटल वोल्टेज भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर 3 कैपेसिटर होने के कारण जो वोल्टेज है तीनों पर डिवाइड होगा, तो ईच कैपेसिटर पर जो वोल्टेज आएगा वो V/3 होगा। तो यहाँ पर लेकिन हम क्वेश्चन में ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पर जो कैपेसिटर्स दिए गए हैं सभी की कैपेसिटी अलग अलग है, और सभी की जब कैपेसिटी अलग अलग है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो सेम नहीं होगा तीनों कैपेसिटर पर सीरीज में होने के बाद भी। अब एक बार इसको ध्यान से समझते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास तीनों की कैपेसिटी सेम थी तो वहाँ पर वोल्टेज जो है सेम डिवाइड हो गया था, लेकिन यहाँ अलग अलग कैपेसिटर जो लगे हुए हैं उस केस में जो है वोल्टेज किस तरह से होगा। तो हम यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पर जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, जैसे एक कैपेसिटर है यहाँ पर C3, यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट है हमारे पास C2, और यहाँ पर कैपेसिटर जो है हमारे पास कनेक्टेड है C1। अब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी ब्रांच है उस पर ये V वोल्ट सप्लाई हो रखा है, अब ईच कैपेसिटर पर वोल्टेज कितनी होगी वो हमें पता करनी है। अब देखिए पहले तो ये तीनों कैपेसिटर जो है सीरीज में है, और जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो तीनों पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इस पर हम गौर करते हैं कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखें सीरीज में जब कनेक्टेड है तो इससे जो भी चार्ज फ्लो होगा सीरीज में जो है चार्ज कंजर्वेशन से हमें पता है चार्ज की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो सकती, चार्ज की वैल्यू सेम ही रहती है। तो सीरीज में जब करंट फ्लो होता है तो करंट की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ब्रांच में जो चार्ज या करंट जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो Q ही रहेगी तीनों जगह। तो फिर वहाँ पर वोल्टेज जो है वो अलग अलग हो जाएगा, और वो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या होगी वो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं इनके चार्ज और इससे। तो सबसे पहले हम इन तीनों जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पता कर लेते हैं कि तीनों के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/C1 जिसकी वैल्यू C है, 1/C2 जिसकी वैल्यू 2C है, और 1/C3 जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है C3 की वैल्यू 1/3C है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/C हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 + 1/2 + 1/3। इसे जब हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/C, ये हमारे पास हो जाएगा 6 + 3 + 2/6, तो ये आ जाएगा 11/6C 1/C इक्वलेंट, या हम कहें C इक्वलेंट जो है वो हमारे पास आ गया 6/11C। तो इस तरह से जो है तीनों कैपेसिटर्स का इक्वलेंट कैपेसिटेंस जो है हमारे पास निकल करके आ गया 6/11C। तो यहाँ पर हम इस तरह से हल नहीं करके हम यहाँ पर जब चार्ज की वैल्यू निकालेंगे Q की वैल्यू, तो चार्ज जो होगा Q वो हमारे पास आ जाएगा CV से। तो C यानी कि चार्ज चौकी सेम रहेगा तीनों पर, तो यहाँ पर हम तीनों के लिए एक साथ हम निकालें तो तीनों जो सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके लिए C की जगह आ जाएगा C इक्वलेंट, और C इक्वलेंट की वैल्यू है 6/11C, और V वोल्टेज आ जाएगा। तो तीनों पर मिला करके वोल्टेज जो है वो V है। ध्यान रहे जब भी हमारे पास कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ अलग अलग हैं लेकिन तीनों सीरीज़ में हैं, तो यहाँ पर जो है चार्ज सेम रहेगा, Q की वैल्यू सेम है और C की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पर V जो है वो ईच पर जब निकालेंगे वो तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन तो हम वहाँ पर हम तीनों के लिए एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर C जो चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो वो चार्ज Q = CV जो होता है तो C की जगह C इक्वलेंट रखेंगे, तो तीनों का मिला करके सीरीज कॉम्बिनेशन से C इक्वलेंट की वैल्यू रखनी है, और V वोल्टेज है तो तीनों पर जो एक साथ वोल्टेज अप्लाई हो रखा है वो V वोल्टेज यहाँ रखेंगे। तो इस तरह से जो चार्ज है उसकी वैल्यू आ जाएगी 6/11CV। तो ये हमारे पास चार्ज आ गया जो कि चार्ज की वैल्यू है। अब C3 में से फ्लो होने वाला चार्ज भी यही है, C2 में से फ्लो होने वाला चार्ज भी यही है, और C1 से फ्लो होने वाला चार्ज भी यही है। क्वेश्चन में हमें किसी में से भी चाहे या C2 की जगह कुछ और भी गिवन हो, तो C1 हो या C3 हो, तब भी हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू यही आएगी। तो हमें इन दोनों का रेशो जब पूछा है चार्ज का, हमें रेशो पूछा है C2 पर कितना चार्ज है यानी कि Q2,
और C4 पे कितना चार्ज है, यानी Q4 पूछा है। C2 पर जो चार्ज है वो अभी हमने निकाला 6/11 CV है, और अपॉन Q4 पर जो चार्ज है, तो Q4 पर हमने जो चार्ज निकाला था वो था 4 CV। तो इस तरह से CV से CV कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास जो ये आ जाएगा 6/11 और ये 1/4, तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा 3/22। तो इस तरह से जो ये है हमारे पास चार्ज है वो आ जाएगा 3/22। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर हमसे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। और अगर हमसे ईच कैपेसिटर पर यहाँ पूछा जाए कि भाई C3 जो कैपेसिटर है उस पर कितनी वोल्टेज है, तो अब हम यहाँ वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब वोल्टेज हमें निकालनी होगी, तो वोल्टेज हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो C3 पर वोल्टेज V3 होगी, वो V3 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C3 से। तो Q इस पर चार्ज की वैल्यू Q है, और अपॉन C3 जो है वो 3C है। तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा Q/3C। और Q जो कि चार्ज है C3 का, अभी Q हमने निकाला था 6/11 CV। तो यहाँ Q की जगह अगर हम 6/11 CV रख देंगे, 6/11 CV रख देंगे, और यहाँ 3C है, तो ये हमारे C से C कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6/33V। तो इस तरह से हमारे पास 6/33V जो है वो वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज ऑन कैपेसिटर C3। इसी तरह से हम ईच कैपेसिटर पर जो है वोल्टेज अगर हमसे पूछी जाती है, तो हम सभी पर वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V की वैल्यू जब हमें गिवन होगी कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, तो एग्जैक्टली हमें फाइंड हो जाएगा कि कितना वोल्टेज इस पर अप्लाई हो रखा है। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करा। अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि टू कंडेंसर, वन ऑफ कैपेसिटी C एंड अनदर ऑफ कैपेसिटी C/2, हमें दिख रहा है कि कैपेसिटी C एक की C/2 है, आर कनेक्टेड टू ए V वोल्ट बैटरी एज शोन, और जो कि V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। हमें पता है कि दिख रहा है डायग्राम में, दोनों जो है पैरेलली कनेक्टेड हैं इस V वोल्ट की बैटरी से, तो दोनों पर जो वोल्टेज है वो V ही होगा। द वर्क डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर, तो बैटरी के द्वारा जो वर्क डन होगा इन दोनों कंडेंसर को फुल्ली चार्ज करने में, वो वर्क डन हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर सिखा करके जाएगा। हमें यहाँ पर निकालना है कि वर्क डन जो बैटरी ने किया वो, तो दोनों कैपेसिटर्स जो हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पहले हम दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। तो एक की कैपेसिटी C है, दूसरे की C/2 है, तो सिंपली ऐड होकर के हमारे पास आ जाएगा 3/2C। ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। बैटरी वर्क डन करती है इनको चार्ज करने में, तो बैटरी जब इसको पूरी तरह से चार्ज कर देगी तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होगा फाइनली, तो चार्ज Q इजिकल टू होता है CV। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू CV, जो कि C बराबर Q अपॉन V से ही लिया गया है। कैपेसिटर में जो एकमात्र फॉर्मूला है C बराबर Q अपॉन V, वहीं से ये फॉर्मूला है Q बराबर CV। तो यहाँ पर Q जो टोटल चार्ज आएगा दोनों कैपेसिटर पर, वो अब जब निकाल रहे हैं तो C भी यहाँ पर इक्विवेलेंट आएगा, और दोनों पर वोल्टेज तो सेम ही है क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो V ही रहेगा। तो C इक्विवेलेंट जो है वो है 3/2C, और यहाँ V की जगह V। तो इस तरह से जो Q है, जो टोटल चार्ज इन दोनों को मिलेगा वो होगा 3/2CV, जिससे कि ये चार्ज होंगे। अब हमें निकालना है कि बैटरी ने कितना वर्क डन करा इतना चार्ज इनको देने में, या इतना चार्ज इनसे इनको चार्ज करने में। तो बैटरी का वर्क डन हम निकाल रहे हैं। तो वर्क डन जो होता है बैटरी का, वो ध्यान रहे कि वो होता है Q इंटू V। ये फॉर्मूला हम कहाँ से लेकर के आए हैं, V यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं, W अपॉन Q होता है। यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन पोटेंशियल के बराबर होता है। वहीं से हम बैटरी का वर्क डन निकालें तो वो होता है W इजिकल टू QV। W निकालेंगे तो वो हो जाएगा QV। तो ये हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं इससे कि बैटरी का जो वर्क डन है वो QV होगा। कैपेसिटर के केस में ध्यान रहे
कि बैटरी जो वर्क डन करती है उसका आधा ही जो है कैपेसिटर में हमेशा स्टोर होता है। तो इस कैपेसिटर की जब एनर्जी हम निकालते हैं तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ क्यू वी। कैपेसिटर की एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी है कि U इजिकल टू होता है हाफ क्यू वी। तो बैटरी जितना वर्क डन करती है वो वर्क डन होता है क्यू वी, और कैपेसिटर जिससे चार्ज कैपेसिटर को जो एनर्जी मिलती है वो होती है हाफ क्यू वी, यानी कि हाफ जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, केवल हाफ ही जो है कैपेसिटर में स्टोर होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे बैटरी का वर्क डन पूछा है तो वो होगा क्यू वी से, और एनर्जी कितनी स्टोर हुई अगर वो हमें निकालना तो वो इसका जस्ट हाफ होगी। तो क्वेश्चन में ध्यान दें कि हमसे पूछा क्या है, तो हमें वर्क डन बाय द बैटरी पूछा है, तो बैटरी का वर्क डन हमारा इसी से निकलेगा W बराबर क्यू वी से। तो W जो इजिकल टू क्यू वी, तो Q नेट चार्ज है जो इसको गिवन हुआ तो वो हमने निकाल लिया 3/2 CV, और V यानी कि कितना वोल्ट इस पर अप्लाई हो तो वो V है। तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया जाता है 3/2 CV²। तो ये जो वर्क डन होगा ये इतना बैटरी के द्वारा किया गया। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाता है, और तो इस तरह से जो है ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट हो गया। तो बैटरी के द्वारा किया गया वर्क डन हमें पता चल गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, यहाँ पर हमें दिया हुआ है K1 जो है लेस है K2 से, ठीक है, आर इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें दिया हुआ है, उनके बीच में ये K1 और K2 की दो स्लैब जो है इंसर्ट की गई है। K1 की वैल्यू जो है लेस है K2 से, यानी K2 जो है यहाँ पर ज़्यादा है K1 से। है शोन इन फिगर द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस स्मॉल d एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट A। तो प्लेट A से अगर हम चलते जाएं इस तरफ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंटेंसिटी होगी, वो किस तरह से वेरिएशन होगा उसके अंदर या इस तरह से चेंज होगी वो हमें बतानी है, करेक्टली शोन बाय फिगर, जो कि फिगर में यहाँ शो की गई। तो देखिए जब हम प्लेट P से चलेंगे तो सबसे पहले हम चल रहे हैं वैक्यूम के अंदर, और वैक्यूम के अंदर जब हम चल रहे हैं तो उसकी जो कैपेसिटी, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर का होता है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में होता है, वो हमें पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो होती है ज़्यादा, जबकि जहां पर वैक्यूम होता है वहां पर इलेक्ट्रिक। यहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इजिकल टू होता है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर यहाँ एप्सिलॉन R और आ जाता है जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या इसे हम K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो यहाँ हम देखें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब स्लैब यहाँ आएगी तो K की वैल्यू जब यहाँ आएगी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कम हो जाएगा, जबकि वैक्यूम के केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एज कम्पेयर टू डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है, जबकि डाइलेक्ट्रिक आने के बाद यहाँ पर अपॉन में एप्सिलॉन R और आ जाता है, K और आ जाता है, जिसकी वजह से E की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ वैक्यूम होने के केस में ज़्यादा रहेगी, हायर रहेगी, लेकिन जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आएगी K1 तो K एंटी प्रोपोर्शनल होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ जो है K चूँकि एंटी प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी इस तरह से। तो जब हम P से बढ़ेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ये स्लैब आते ही कम हो जाएगी। आगे हम देखें फिर से वैक्यूम आ रहा है, तो फिर से जब हमारे पास वैक्यूम आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वापस से जो फर्स्ट केस में वैक्यूम के लिए थी वही वैल्यू यहाँ पर फिर से अचीव हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से वही वैल्यू जो है अचीव हो जाएगी
फिर हम इस वैक्यूम का जब क्रॉस करके अगले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्लैब के अंदर जाएंगे K2 में, तो K फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी प्रोपोर्शनल होने के कारण E की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन इस बार ध्यान दें कि K2 की जो वैल्यू है वो K1 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को की वैल्यू को पिछली बार जो कम हुआ था, पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक कम हुआ था, इस बार ये इससे भी ज़्यादा कम होगा। इस तरह से ही कम हो जाएगा। और फिर से आगे जब हम इससे बढ़ेंगे क्यूब प्लेट की तरफ, तो फिर से वैक्यूम आने के कारण ये अपनी बिल्कुल इनिशियल पोजीशन जो थी उस पर पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायग्राम है, इसका जो ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे वेरी होगा, वो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होगा। और इस ग्राफ को हम देखें तो ये ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर है। इनिशियल स्टेज में वैक्यूम के केस में तीनों जगह पर ये बराबर है, और डाइलेक्ट्रिक के केस में ये कम होगा। जिस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू के कम है वो उतना कम कर पाएगा, और जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा और भी कम कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उस तरह से जो है हमारे ये हो जाएगा। अगर यहाँ स्लैब के बीच में पूरी तरह से वैक्यूम होता तो ये इसमें वेरिएशन नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता। अगर इसी के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाफ में इस तरफ भर दिया जाए, हाफ में इस तरफ भर दिया जाए, तो जहाँ तक वैक्यूम है वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा, और डाइलेक्ट्रिक के कारण वही वैल्यू कंटिन्यूसली कम आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरह का हमें मिलता। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से जैसे भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर फिल होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे भी हम समझें। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें डायग्राम आप सभी को दिखाई दे रहा है। ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड इज चार्ज्ड एज शोन इन द डायग्राम। तो ये V वोल्ट की बैटरी है जिससे इस 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को चार्ज किया गया है। तो 2 माइक्रोफेरेड को चार्ज कब करेंगे, जब ये जो है ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, तो इस वोल्ट से यहाँ से चार्ज इस पर सप्लाई होगा, और ये 2 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर जो है चार्ज होगा। अब ये जब फुली चार्ज हो जाएगा तो इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा, तो चार्ज जो है वो का फॉर्मूला होता है CV। तो C जो इसका कैपेसिटेंस है यानी कि 2 इंटू V यानी कि वोल्टेज जिस पर अप्लाई है, तो V वोल्ट की बैटरी इस पर अप्लाई करी तो इतना चार्ज जो है 2V इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर एनर्जी एक स्टोर्ड हो जाएगी, और स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो C फर्स्ट चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर का है, और V जो इस पर वोल्टेज है उसका स्क्वायर। तो दोनों को रख दें तो हाफ C यानी इसकी कैपेसिटेंस वो है 2 इंटू V²। V यानी कि इस पर जो वोल्टेज है वो, तो इस पर जो वोल्टेज है वो V ही है, तो V²। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा V²। यानी कि जब इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो टोटल चार्ज उस पर 2V जाता है, और इस पर जो इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो स्टोर्ड एनर्जी इसमें आ जाती है V² के बराबर। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है व्हेन द स्विच इज टर्न टू द पोजीशन 2। अब जब इस स्विच को यहाँ से हटा करके 2 में कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, तो अब ये 1 से डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि बैटरी यहाँ डिस्कनेक्ट हो गई है, और ये कैपेसिटर जो कि पहले से चार्ज हो रखा है इतने 2V चार्ज से, अब ये कैपेसिटर जो है ये और ये दोनों कैपेसिटर जो है आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं, और अब इनमें चार्ज जो है डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ चार्ज इसमें से निकल करके 8 वाले में जाएगा, और ये चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक कि इस 2 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड दोनों कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो सेम नहीं हो जाती। जब दोनों की वोल्टेज सेम हो जाएगी किसी कांस्टेंट वोल्टेज के बराबर, उस समय ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टॉप होगा। तो वो कॉमन वोल्टेज कितनी होगी वो भी हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो कॉमन वोल्ट कितनी होगी, तो जो भी कॉमन वोल्ट होगी, तो हमें पता है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर जब इसने फर्स्ट 2 माइक्रोफेरेड को चार्ज किया था तो टोटल चार्ज जो है वो था इसके ऊपर 2V। ये हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 1 में कि इतना जो है टोटल चार्ज जो कैपेसिटर के पास था। अब इसको हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है, और इसी को हम 2 पॉइंट से कनेक्ट करके हमने 8 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर से जोड़ दिया है। तो दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन टोटल चार्ज जो 2 वोल्ट है वो वही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो कंजर्व क्वांटिटी होती है, कंजर्व क्वांटिटी होती है, तो चार्ज जो है सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 2 वोल्ट जो है वही नेट चार्ज इसमें रहेगा। तो जब हम कॉमन वोल्टेज की बात करेंगे फाइनली क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज की फॉर्मूला होता है Q/C। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है
हम उसी से जो कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला था C बराबर Q अपॉन V, उसी से देखें वोल्टेज का फॉर्मूला होता है Q बाई C। तो Q यानी कि नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, क्योंकि कॉमन वोल्टेज हम बात कर रहे हैं दूसरे केस के लिए। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो हम रखेंगे। तो नेट चार्ज जो है इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं 2 वोल्ट ही था, तो अभी भी दोनों कैपेसिटर में मिला करके नेट चार्ज होगा वो 2V ही होगा, और अपॉन V यानी कि वोल्टेज। तो वोल्टेज जो भी दोनों का होगा, अच्छा Q अपॉन C, वोल्टेज हम निकाल रहे हैं तो Q बाई C। तो C जो कैपेसिटेंस है, अब कैपेसिटेंस निकालें। हम देख रहे हैं कि दोनों कैपेसिटर जो है यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका कैपेसिटेंस जो है C1 प्लस C2 से इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2V बाई C1 प्लस C2, C1 और C2 दोनों 2 प्लस 8, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 10। तो हमारे पास ये आ जाता है 5, तो ये V बाई 5। तो हमारे पास कॉमन वोल्टेज जो होगा दोनों का वो आ जाता है V बाई 5। तो इस तरह से दूसरे केस जो है, फाइनल जो केस है, उसमें भी हम अगर एनर्जी निकालें तो एनर्जी का फॉर्मूला हम सिंपल अप्लाई करें, हाफ CV स्क्वायर ही। तो हाफ C यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो C1 प्लस C2, और V जो फाइनली इसका वोल्टेज होगा, कॉमन वोल्टेज होगा, वो उसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पर रखें इसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 जब करेंगे तो C1 C2 8 प्लस 2 इजिकल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू V जो कॉमन वोल्टेज है उसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कॉमन वोल्टेज जो है वो V बाई 5 है, तो V बाई 5 इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करें तो 2 से जाएगा ये 5 टाइम्स, और ये आ जाएगा 5 इंटू V स्क्वायर बाई 25, या ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई 5। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली जो एनर्जी है वो हमारे पास आ जाएगी V स्क्वायर बाई 5, और इनिशियली जो एनर्जी थी वो हमारे पास इक्वेशन 2 में हमें पता है V स्क्वायर थी, और फाइनली जो हमारे पास एनर्जी है वो हमारे पास इक्वेशन 3 के अंदर आ गई। अब हमसे पूछा गया कि एनर्जी डिसिपेटेड इज, तो एनर्जी लॉस कितना हुआ परसेंटेज में हमको ये बताना है। तो इनिशियली एनर्जी हमसे पूछी जाए तो हम बता सकते हैं इनिशियली फर्स्ट केस में चार्ज कितना था वो हम बता सकते हैं। चार्ज कंजर्व होता है, तो सेकंड केस में हम इस कैपेसिटर को किसी से भी कनेक्ट कर दें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में होगा, लेकिन नेट चार्ज जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू 2V ही रहेगी इक्वेशन 1 से। तो हमने वहाँ से इसको कैलकुलेट करके फाइनली जो कॉमन वोल्टेज कितना होगा वो भी हमने निकाला, फाइनली इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी होगी वो हमने निकाला। तो हमसे इनमें से कोई सी भी बात अगर पूछी जाती है तो हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर हमसे एनर्जी लॉस पूछा जाता है कि एनर्जी लॉस कितना हुआ है, तो हम वो इनिशियल माइनस फाइनल से वो भी बता सकते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल हमारे पास थी V स्क्वायर, और फाइनली हमारे पास है V स्क्वायर बाई 5। तो हमारे पास जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो हमारे पास आ जाता है 4 बाई 5 इंटू V स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो एनर्जी का लॉस यहाँ पर निकाल सकते हैं कि भाई इतना एनर्जी का लॉस यहाँ हुआ है। और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है कि कितना परसेंट एनर्जी का लॉस हुआ है, तो हम जो एनर्जी लॉस अपॉन जो इनिशियल एनर्जी है वो इंटू 100 से इसको भी हम निकाल सकते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो एनर्जी लॉस कितना हुआ है 4 बाई 5 V स्क्वायर अपॉन इनिशियल एनर्जी हमारे पास V स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 से 20 टाइम्स, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 80। तो इस तरह से एनर्जी लॉस जो है हमारे पास परसेंटेज में आ जाता है 80%। तो हम 80% यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है एनर्जी डिसिपेटेड, वो हमारे पास यहाँ पर 80% आंसर आ जाएगा। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, यहाँ परसेंटेज में एनर्जी लॉस निकाली है हमने। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया कैपिटल ए, एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, इसकी पहली प्लेट है ये वाली, जिसका एरिया जो है टोटल एरिया वो ए है, और सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस डी। तो डी डिस्टेंस से दोनों प्लेटें सेपरेटेड है, ये और ये प्लेट दोनों डी डिस्टेंस से सेपरेट है, दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है। 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इसमें फील्ड है K1 K2 K3 एंड K4।
If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by। यदि इन चारों जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल फिल है तो उसके बाद जो इसकी कैपेसिटेंस हुई होगी फाइनली, अगर हम इसमें कोई एक सिंगल डायलैक्ट्रिक मटेरियल भरना चाहें तो कौन सा भरें कि इसकी कैपेसिटेंस उतनी ही रहे जो कि इन चारों को फिल करने पर होती है। तो वो चीज़ हम निकालना चाहते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई चारों जब कैपेसिटर ये डायलैक्ट्रिक मटेरियल हमने इसमें फिल करे तो इसकी जो कैपेसिटेंस कितनी हुई। तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं पहले कि भाई इतने एरिया का कैपेसिटर का जो ये वाला हिस्सा है जिसमें K1 भरा हुआ है, K1 डायलैक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो इसकी कैपेसिटेंस अगर हम C1 लें फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, तो हम जानते हैं डायलैक्ट्रिक मटेरियल फिल करने पर कैपेसिटेंस होती है K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये जनरल फार्मूला है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है किसी भी कैपेसिटेंस का, किसी भी डायलैक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है तो उसकी कैपेसिटेंस का। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए जब बात करें तो वो हो जाएगा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट में K1 एप्सिलॉन नॉट A यानी एरिया। तो यहाँ हम फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें जिसमें K1 फिल है, उसमें हम एरिया की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की प्लेट में ही फर्स्ट कैपेसिटर फर्स्ट डायलैक्ट्रिक मटेरियल फिल है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका एरिया है वो A/3 दे रखा है हमें, तो यहाँ पर A की जगह आ जाएगा हमारे पास A/3 और इंटू डी डिस्टेंस की बात करें तो दोनों जहाँ तक डायलैक्ट्रिक मटेरियल K1 भरा है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो है वो हमें गिवन है D/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा D/2 और 2 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली हम बात करते हैं कि जो सेकंड कैपेसिटर है, जो सेकंड डायलैक्ट्रिक मटेरियल है K2, उसके लिए उसकी कैपेसिटेंस की बात करें C2 इज इक्वल टू क्या होगी। तो C2 भी हम निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A यानी एरिया की बात करें तो उसका एरिया भी जहाँ K2 फील्ड है उस जगह तक हम बात करें तो एरिया इसका भी A/3 है, यहाँ आ जाएगा A/3 अपॉन D डिस्टेंस। तो दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक K2 फील्ड है वो D/2 है, आ जाएगा D और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2। ऐसे ही हम C3 की बात करें तो C3 हमारे पास आ जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A की जब बात करें तो वो A/3 है तो A/3 आ जाएगा और डिस्टेंस D/2 है तो D/2 हमारे पास हो जाएगा। तो हमने C3 निकाला। ऐसे हम C4 की जब बात करें फोर्थ कैपेसिटर की तो उसकी कैपेसिटेंस होगी K4 एप्सिलॉन नॉट A। एरिया की बात करें तो K4 जो है वो पूरे एरिया में भरा हुआ है कैपिटल A में, तो कैपिटल A आ जाएगा अपॉन D डिस्टेंस की बात करें तो वो यहाँ पर D/2 है तो D/2 यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरह से हमने चारों कैपेसिटर की जो है कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करा। तो अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इन चारों की मिलाकर के कितनी हुई। तो तीनों जो K1, K2 और K3 जो फील्ड है इन तीनों कैपेसिटर में देखें तो इसका डायग्राम को थोड़ा हम इस तरह से देखते हैं। जैसे एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसमें ये भरा हुआ है K1। दूसरा कैपेसिटर यहाँ हम इसको अलग से कनेक्ट कर लेते हैं C2, इसकी कैपेसिटेंस है, इसमें डायलैक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है K2। और तीसरा कैपेसिटर यहाँ जिसकी कैपेसिटेंस C3 है जिसमें डायलैक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है K3। ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये तीनों प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, क्योंकि इसके एक पॉइंट अगर हम इसमें यहाँ कनेक्ट करें कैपेसिटर में, एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट करें तो ऊपर वाला पॉइंट है वही इसकी अपर प्लेट से भी A/3 वाली से, इसकी भी A/3 से और इसकी भी A/3 से, तीनों से कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट ही इसकी इस प्लेट से कनेक्टेड है, वही पॉइंट इससे कनेक्टेड है और वही पॉइंट इससे कनेक्टेड है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों जो कैपेसिटर है वो तीनों कैपेसिटर जो हैं आपस में मतलब पैरेलल में कनेक्ट होंगे। एक ही पॉइंट से कनेक्ट होने के कारण तीनों की एक ही जो फर्स्ट प्लेट है वो एक ही पॉइंट से कनेक्ट होने के कारण तीनों पैरेलल में है। तो तीनों जो टॉप के तीनों कैपेसिटर्स हैं K1, K2, K3 वाले, उनकी जो इक्वलेंट टॉप वाले साइड जो तीनों लगे हुए हैं उनका इक्वलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल में होने के कारण सिंपली डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो C1 + C2 + C3 होगा। तो हम इसको रख सकते हैं C1 + C2 + C3 से रखें तो हमारे पास ये आ जाएगा। हम इसकी वैल्यू को रख दें डायरेक्ट, या हम अभी फ़िलहाल के लिए C1 + C2 + C3 रखते हैं और इनकी वैल्यूज़ को जब हम रखेंगे तो वैल्यूज़ को जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है C1, तो इसे हम लें एप्सिलॉन नॉट A/D हमारे पास कॉमन है, बाहर आ जाएगा। C1 में से देखें तो बचेगा K1
2k1/3। C2 की बात करें तो C2 में से हमारे पास आएगा 2k2/3, और C3 में से बात करें तो C3 में से हमारे पास बचेगा 2k3/3। इस तरह से जो है हमारे पास टॉप के तीनों कैपेसिटर की जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो ये दूसरा कैपेसिटर है, वो दूसरे कैपेसिटर की जो टॉप प्लेट है वो तीनों से कनेक्टेड है, मतलब वो इससे कनेक्टेड है और यहाँ पर है। तो इन तीनों के साथ, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, उसके बाद ये कैपेसिटर तीनों की जो सेकंड प्लेट है वो इस एक से कनेक्टेड है, तो ये तीनों इस कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट होंगे। इस डायग्राम को हम, एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट है, एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्टेड है, और तीनों ही जो है एक कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट होकर के और फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें तो तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो मिल करके इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम सी इक्विवेलेंट की जब बात करेंगे फाइनली, तो वो C1 + C2 होगा, यानी कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है टॉप वाले का, वो इक्विवेलेंट यहाँ आ जाएगा। सॉरी, सीरीज में कनेक्टेड है तो 1 करके ऐड होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा = 1/C टॉप वाले का प्लस 1 जो यहाँ है फोर्थ कैपेसिटेंस होगा इसका वो। तो हमारे पास ये सॉल्व होकर के आएगा तो ये हमारे पास सॉल्व होकर के आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C टॉप, 1/C टॉप की वैल्यू रख दें तो C टॉप की जो वैल्यू है वो पूरी यहाँ पर आ जाएगी, ε0E/d, और ये ब्रैकेट में पूरा 2k1 + 3/3 प्लस 2k2/3 प्लस 2k3/3 प्लस 1/C4। तो 1/C4 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, C4 की वैल्यू ये है हमारे पास, इसे रख दें तो ये आ जाएगा k4 ε0E 2 के साथ और /d, तो प्लस में ये हमारे पास ये 1/C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसके सॉल्यूशन में हम देखें तो ये जो 1/C इक्विवेलेंट है इसे हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट, जो भी फाइनली इसका C इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि हम इसमें नया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहे हैं, तो उसके लिए अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर K है तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा K ε0E/d। तो C इक्विवेलेंट जो फाइनली होगा दूसरे केस में वो हमारे पास होगा ये हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगा। इस पूरे में से 2/3 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा d 3d/2 ε0E, और ब्रैकेट में आएगा k1 + k2 + k3 प्लस यहाँ हमारे पास है d/, यहाँ हमारे पास है d/,
अपॉन 2 K4 एप्सिलॉन नॉट ई। अब हम इसमें देखें दोनों साइड से अगर इस तरफ से हम d को कैंसिल करें तो ये कॉमन आकर d कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए भी दोनों साइड से कॉमन आकर के एप्सिलॉन नॉट ए भी यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे आउटसाइड निकाल के तो एप्सिलॉन नॉट ए भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ बचेगा 1 अपॉन k इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 3 अपॉन 2 K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2 K4 और हम 2 को भी इस तरह से जो k की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे इससे। तो अगर हमारे पास कैपेसिटर के अंदर 4 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरे हो जिनकी वैल्यू K1 K2 K3 और K4 हो तो उन चारों की वैल्यूज़ को हम यहाँ रख दें तो जो आंसर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर K1 को के जो फाइनली है उसको चूज़ कर सकते हैं कि हम कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में अगर ये डाइलेक्ट्रिक भर दें तो उसका कैपेसिटेंस भी वही होगा जो इन चारों को फिल करने में होता है। तो इस तरह से हमने जनरल फार्मूला लगाकर इसका सॉल्यूशन करा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हमें कह रहा है कि एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी। एक कैपेसिटर है जिसको एक बैटरी से चार्ज किया गया है। यहाँ पर एक बैटरी लगा करके जो है इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया है। V वोल्ट की जैसे बैटरी है, सी कैपेसिटेंस है। द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसमें से यहाँ बैटरी को हटा दिया जाता है क्योंकि जब बैटरी इसमें लगाएंगे तो ये कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद इस चार्ज कैपेसिटर को हमने बैटरी यहाँ से हटा दी है और एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो फर्स्ट केस में इसका कैपेसिटेंस C1 मान लो और दूसरा जो अनचार्ज कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस यहाँ C2 मान लो। तो द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टेंट सिस्टम, इसकी जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट केस के लिए हम कर लेते हैं कि फर्स्ट केस में हम निकाल लेते हैं कि इनिशियल केस में जो है इस पर चार्ज कितना होगा इनिशियल केस में। तो चार्ज Q इजिकल टू CV होता है। तो इसका कैपेसिटेंस अगर फर्स्ट का C1 है तो यहाँ पर C1 आ जाएगा। अच्छा, दोनों कैपेसिटर जो है कैपेसिटी चार्ज बैटरी अनदर आइडेंटिकल, दूसरा जो कैपेसिटर है वो आइडेंटिकल है फर्स्ट के, तो दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो सेम ही है। तो हम C ही ले सकते हैं। अगर हमने C1 C2 लिया है तो दोनों इक्वल है, या हम C ही ले लें तो चार्ज आ जाएगा Q इजिकल टू CV से C और इंटू V वोल्टेज, तो V हमने इस पर अप्लाई कर तो CV यहाँ पर आ जाएगा। तो इनिशियल केस में एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो हाफ CV स्क्वायर से हम निकालें, हाफ CV स्क्वायर। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर से एनर्जी आ जाएगी। या हम इससे लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C। अगर हम Q और C वाला फॉर्मूला देखें एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला तो हम उससे ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड केस के अंदर। सेकंड केस में जब इस कैपेसिटर को जो कि जब चार्ज हो गया था तब दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है पैरेलल के अंदर, तो उस केस के अंदर यहाँ पर इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करा है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, पैरेलल में कनेक्ट करने पर डायरेक्टली ऐड हो जाता है C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों के लिए C ही है कैपेसिटेंस, तो ये जुड़ करके आ जाएगा 2C के बराबर। अब बात करें इसकी कि दोनों को कनेक्ट किया है तो इसका टोटल चार्ज या नेट चार्ज कितना रहेगा, या इक्विवेलेंट चार्ज कितना रहेगा, या टोटल चार्ज कितना रहेगा। तो टोटल चार्ज की जब हम बात करें हमें पता है चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है। पहले केस में जितना चार्ज इसमें स्टोर हो गया था, अगर दूसरे में हम इसको कैपेसिटर से कनेक्ट भी कर लेंगे तो यहाँ पर ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर होगा और तब तक होगा जब तक वोल्टेज इनकी इक्वल नहीं हो जाती, लेकिन दोनों का जो टोटल चार्ज है मिला करके अब भी वो वही रहेगा जो इनिशियल केस में था। तो इनिशियल केस में जो कि QI चार्ज था ठीक वही रहेगा, जिसे हम यहाँ CV भी लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट इसका चार्ज या टोटल चार्ज जो है इतना रहेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना रहेगा। तो इस तरह से हम इसकी फाइनली जो एनर्जी होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी के लिए अब फॉर्मूला हम, क्योंकि यहाँ Q और C हमें नॉन है, तो हम Q स्क्वायर अपॉन 2C वाला फॉर्मूला यहाँ काम में लेंगे। तो Q स्क्वायर
का मतलब या क्यू इनिशियल का स्क्वायर यहाँ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, या इसकी वैल्यू रख दे क्यू की इनिशियल वाले की, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर और टोटल इसका जो कैपेसिटेंस है वो अगर हम रखें तो टोटल या इक्वलेंट कैपेसिटेंस रखें तो वो है हमारे पास 2c। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 4c। तो इनिशियली जो इसकी एनर्जी थी वो थी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो क्यू यानी कि इनिशियल चार्ज, तो वो अगर सी वी रखें तो यहाँ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c यहाँ पर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास इनिशियल इसकी एनर्जी है, इक्वेशन 2 में इसकी फाइनली इसकी एनर्जी है। दोनों को कंपेयर करें तो हम फाइनल को लिख सकते हैं। अगर इसमें से 1/2 का आउट ले लें तो ये बची हुई जो चीज़ है सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c ये यू इनिशियल के बराबर होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो फाइनली जो इसकी एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी की जस्ट हाफ होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा डिक्रीज बाय फैक्टर 2। ये हमारा ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी कितनी लॉस हो गई है तो यहाँ पर 50% एनर्जी लॉस जो है देखने को हमें मिल रही है, क्योंकि बाद में हाफ बची है तो 50% जो है एनर्जी यहाँ पर लॉस हो गई है। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 को, 15 क्वेश्चन को, इसे भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ईच विथ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इक्वल टू डी। दो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स यहाँ है जिनके बीच में सेपरेशन स्मॉल डी है, दोनों प्लेटों के बीच में। एक आर सेपरेटेड बाय ए लार्ज डिस्टेंस कैपिटल एल, और दूसरा कैपेसिटर यहाँ है जिसकी दोनों प्लेटों के बीच में सेपरेशन भी स्मॉल डी है। लेकिन ये दोनों कैपेसिटर्स जो है एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, वो डिस्टेंस जो है कैपिटल एल है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एल डिस्टेंस पर ये दोनों कैपेसिटर्स हैं। हमें पता है कैपेसिटर के एक प्लेट पे पॉजिटिव होता है, एक प्लेट पे नेगेटिव होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव होता है और एक प्लेट पे नेगेटिव होता है। हम देखें कि यहाँ पर हमें दिया गया कि एल जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है स्मॉल डी से। इसका मतलब डी यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जिसके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव प्लस क्यू और माइनस क्यू जो डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, और दोनों डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस कैपिटल एल है वो बहुत ही ज़्यादा है। देन द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देम इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो दोनों जो कैपेसिटर्स हैं या दोनों जो डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जो है किस पर डिपेंड करेगा वो हमें निकालना है। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा 2kp अपॉन आर यानी डिस्टेंस। तो ये अगर एक डायपोल है तो इस डायपोल के कारण एल डिस्टेंस पर यहाँ पर जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2kp अपॉन आर, आर की जगह यहाँ पर एल है तो एल का क्यूब हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं इसके कारण उस पर लग रहा हमें फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर हम फोर्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला काम मिलेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी का काम मिलेंगे। तो उसके लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब हम निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी यू इजिकल टू होती है माइनस पी ई कोस थीटा। तो यहाँ से हम इसको रखें तो माइनस पी ई की जगह वैल्यू रखें तो ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2kp अपॉन एल क्यूब। और कोस थीटा, थीटा अगर निकालें डायपोल के कारण तो डायपोल की एक्सिस, क्योंकि डायपोल पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी एक्सिस ये इस एक्सिस पे रखा हुआ है दूसरा पॉइंट, तो एक्सिस पे रखा हुआ है तो थीटा 0 हो जाएगा, कोस 0 यहाँ पर 1 आएगा तो 1 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास
ये सॉल्व हो करके जो इसकी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमारे पास आ गई यू की वैल्यू। अब हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाल सकते हैं। हम जानते हैं फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है माइनस का डी यू अपॉन डी आर, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हमने यहाँ एल से रिप्रेजेंट कराया तो डी यू अपॉन डी एल हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये वैल्यू रखें तो यू की वैल्यू माइनस में है, आगे भी माइनस से कैंसिल हो जाएगा। डी अपॉन डी एल ऑफ इसका हो जाएगा, जिसमें से देखो 2 के पी और u की जगह माइनस पी और k के अंदर भी p है तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, और d अपॉन डी एल ऑफ एल क्यूब का, तो d अपॉन डी एल ऑफ एल क्यूब का, या एल क्यूब ऊपर आएगा -3 हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करें तो -3 या 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 हो जाएगा, k p स्क्वायर अपॉन एल की पावर जो -4 आएगी वो यहाँ आ जाएगी एल की पावर 4। यहाँ पर हम p की वैल्यू को रख दें, तो p की वैल्यू को रखेंगे तो f इजिकल टू आ जाएगा माइनस में 6, k की जगह रखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल की पावर 4, और p जो कि q इंटू डी होता है तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा q का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर। तो अगर हम फोर्स को देखें कि फोर्स, क्योंकि 6 भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल हमारे पास आ रहा है डी स्क्वायर बाई एल 4 के। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो डी स्क्वायर बाई एल 4 जो है ऑप्शन 2 में हमारे पास आ रहा है, और हमने यहाँ निकाल लिया फोर्स जो है डी स्क्वायर बाई एल 4 के प्रोपोर्शनल होगा। सिंपली हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देखा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है, वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि आइसोलेटेड है सराउंडिंग से। इसकी दोनों मेटल प्लेट्स जो है, पहली प्लेट्स ये फर्स्ट प्लेट एंड ये सेकंड प्लेट है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है हमें। इसमें जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, इसकी कैपेसिटेंस C है, और इसका जो प्लेटों का एरिया है वो A है, ये हमें गिवन है। तो प्लेटों के बीच में लगने वाला फोर्स हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है। फोर्स हम कैलकुलेट करें तो पहले हम किसी एक प्लेट की बात करते हैं, जैसे ये प्लेट है, तो इस प्लेट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा को हम रख सकते हैं Q बाई A, तो हमारे पास हो जाएगा Q 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेट के कारण वो हमने निकाल लिया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो इस प्लेट के कारण यहाँ पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स बराबर होता है F इजिकल टू होता है QE। तो Q की जगह Q रखेंगे जितना इस पर चार्ज है, और E वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 से जो हमने निकाली है वो हम यहाँ रख देंगे, तो वो आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो इसको जब हम सॉल्व करें तो आएगा Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो इस तरह से अगर हम देखें कि इस प्लेट के कारण यहाँ पर इतनी दूर इस प्लेट पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स की वैल्यू Q स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, A के एंटी प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन नॉट के भी एंटी, हालांकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो एप्सिलॉन नॉट और 2 भी जो है कांस्टेंट है और वो एंटी प्रोपोर्शनल के फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी स्मॉल d नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो फोर्स होता है वो स्मॉल d या प्लेट के बीच में डिस्टेंस जो होती है उससे जो होता है फ्री होता है। तो यहाँ ऑप्शन 3 में देखें, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों जो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस होती है उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो सिंपल सा एकदम इजी क्वेश्चन जो कि नीट 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देखा इजीली। अब देखते हैं हम आज की इस लेक्चर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड। हमारे को कोई कैपेसिटर गिवन है जिसकी कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैरेड।
is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate of 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो हमें एक जिसे जो चार्ज किया गया है वो वोल्टेज सोर्स से चार्ज किया गया है जो इसको पोटेंशियल दे रहा है 3 वोल्ट पर सेकेंड, यानी कि dV/dt हमें गिवन है 3 वोल्ट पर सेकेंड। अब की बार हमें पोटेंशियल नहीं दिया है कि कोई बैटरी है उसका पोटेंशियल इतना है, जबकि ये कहा गया है कि 3 वोल्ट पर सेकेंड की रेट से जो है चार्ज हो रहा है। तो जो इसकी यूनिट है उससे भी हम देख सकते हैं वोल्ट पर सेकेंड है, तो वोल्ट और सेकेंड का है, तो dV/dt हमें गिवन है क्वेश्चन में 3 वोल्ट पर सेकेंड से ये चार्ज हो रहा है। द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर, तो इस कैपेसिटर में जो वायर के थ्रू जो कंडक्शन करंट फ्लो होगा वो कंडक्शन करंट IC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आगे द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट, और प्लेट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ID, उसकी वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ हमें पता है कि प्लेटों के बीच में जो करंट फ्लो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसकी वैल्यू इस कंडक्शन करंट की वैल्यू के इक्वल होती है, क्योंकि चार्ज कंजर्व है। जितने चार्ज इस वायर में से फ्लो होंगे और आगे भी जाएंगे तो यहाँ पर भी उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम रहेगी। तो IC और ID जो है बराबर होगा, और ये दोनों ही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर IC को कैलकुलेट करते हैं कि IC जो यहाँ कंडक्शन करंट होगा वो कितना होगा। हमें पता है करंट इजिकल टू होता है dQ/dt, और कैपेसिटर के केस में जो चार्ज होता है Q, उसे हम रख सकते हैं Q इजिकल टू होता है CV, कैपेसिटर का फॉर्मूला है। यहाँ से Q की वैल्यू को यहाँ रख दें तो C आउटसाइड आ जाएगा, ये हो जाएगा dV/dt। यहाँ पर अपन वैल्यूज़ रखें तो C की वैल्यू हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 20 माइक्रोफेरेड, इंटू dV/dt की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो इस तरह से आ जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट आ गया, कंडक्शन करंट, और यही वैल्यू होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की भी। तो दोनों 60-60 हमारे पास आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करंट एग्जैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली हमने फटाफट से इसका सॉल्यूशन भी देखा। तो कैपेसिटर पर बेस्ड जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते थे जो आए हुए थे और जो आगे संभावित थे, उन सभी का जो है सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देखा है। और पूरी कोशिश करिए कि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जो कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं में से आधारित होंगे, और आप जो है अधिक से अधिक मार्क्स इसमें हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमको एक क्वेश्चन लेकर के चलेंगे और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक में से उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू।